हेलो एवरीवन, MMPC 4 और यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। देखो, जो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, इसमें फ़ाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन है कि फ़ाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी कैसे बनाते हैं, इस पर होगा। और इसमें हमारे पास जो है वो एक तो कंपनीज एक्ट आएगा, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, और दूसरा जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस है इसके ऊपर आएगा। ठीक है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो मतलब जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, as per section 129 of the act, at the time of the company's annual general meeting, it is mandatory for the board of directors to lay down the financial statement before the company। कि जो सेक्शन 129 है कंपनी का, वो ये कहता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होंगी, और उसमें कुछ स्टेटमेंट होंगी जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शेड्यूल नंबर 3 जो है वो कंपनी एक्ट का, वो क्या कहता है कि देयर शुड बी फॉलोइंग फीचर। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द प्रिस्क्राइब बैलेंस शीट आइटम। जो बैलेंस शीट है उसका वर्टिकल फॉर्म होगा जिसके अंदर करंट और नॉन करंट हेड बनेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें एक्सपेंस के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, मतलब ये चीज़ें इसमें नहीं है कि आप शेड्यूल्स बना रहे हो या उसके नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो, ऐसे कर। इट डज़ नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक क्लोजर फॉर द disclosure for the item included in schedule number 6 which is miscellaneous expenditure। miscellaneous expenditure को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। The debit balance of profit and loss statement disclose as a negative figure in reserve and surplus। कि अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसे रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी जो बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द AS नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। And the schedule give the prominence to AS in case of any conflict between AS and schedule। ठीक है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हम स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे। उसके बाद शेड्यूल नंबर 3 वो जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट डिस्कस करता है कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना है, वो सब बताता है। दिस इम्प्लाई द न्यू लाइन आइटम और सब आइटम कैन बी एडेड और सब्सिट्यूटेड। कि हम नई आइटम को ऐड भी कर सकते हैं और सब्सिट्यूट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, वेयर कॉम्प्लीनेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इंक्लूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू द कंपनी। कि भाई हमारे पास कुछ कॉम्प्लीनेंस होंगे एक्ट को लेकर और उन्हीं के मुताबिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा एप्लीकेबल होगा। एंड इट रिक्वायर द चेंज इन ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर। किसी भी तरह का चेंज है तो वो हम डिस्क्लोज करेंगे। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई इन द शेड्यूल आर इन एडिशन नोट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ डिस्क्लोजर डिस्पर्समेंट। कि जो कंपनी एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर है तो उसे भी हमें शो करना होगा। नोट्स टू अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं। Each item on the face of balance sheet and statement of profit and loss is cross referenced। आपको वो क्रॉस वैल्यूज़ में शो करना है। राउंड ऑफ भी किया जा सकता है टर्नओवर को। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3। कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो कैसे बनेगी। देखिए ज़रा, यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, नोट नंबर, करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद हमारे जितने एक्सपेंस हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या अदर काइंड ऑफ एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। फिर इनका टोटल किया जाएगा और हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम को लिखेंगे और फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लिखना है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और उसमें से टैक्स अगर माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ड्यूरिंग द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पीरियड। और अगर कोई डिसकंटिन्यू पीरियड है तो वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को शो करती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो किस तरह से होती है, हमारे पास पर्टिकुलर होंगे करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड होगा, जहाँ सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हम शेयर होल्डर फंड शो करेंगे। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। फिर करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएंगे और फिर इनका टोटल कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर आएगा एसेट, जिसमें नॉन करंट एसेट आएंगे जो फिक्स एसेट है हमारे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। देन उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट होंगे, जिसमें उसके बाद करंट एसेट होंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट एसेट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट है वो शो किया जाएगा। तो फॉर्मेट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और साथ में जो बैलेंस शीट है उसका भी। ठीक है, इसके बाद देखो शेयर कैपिटल में हमें क्या लिखना होता है कि भाई ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है और हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो हम लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई अनपेड बैलेंस है वो लिख देंगे, फॉरफिटेड बैलेंस है तो उसकी एडजस्टमेंट करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारी शेयर कैपिटल होगी, है ना। फिर जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें हमारे हर तरह का रिजर्व आ जाएगा, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर रिजर्व। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएंगी, जो लंबे समय के लिए बोरो किया हुआ है, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, टर्म लोन हो गए, डेफर्ड लायबिलिटी हो गई, डिपॉजिट्स हुए, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस हुआ, लोन एंड एडवांस हो गए, अदर लोन एंड एडवांस हो गए, तो इन्हें हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग में शो करेंगे। फिर आपके पास है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस और अदर काइंड ऑफ प्रोविज़न आ जाती हैं। फिर हमारे पास आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जिसमें लोन रिपेबल ऑन डिमांड, लोन एंड एडवांस ऑफ रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स आ जाएंगे। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी है, जिसमें इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट, अदर करंट लायबिलिटी आ जाती है। टेंजिबल एसेट्स हैं तो उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सब आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, पब्लिशिंग टाइटल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, रेसिपीज़, मॉडल्स, डिज़ाइन, अदर, ये सब आ जाएगा। इसी तरह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हमारी सारी इन्वेस्टमेंट आती हैं, प्रॉपर्टी की, इक्विटी की, प्रेफरेंस की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, डिवेंचर्स की, म्यूचुअल फंड की, पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन है तो उसमें हमारे पास कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस, है ना, ये सब आ जाएगा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, हर तरह की गुड्स आ जाएंगी। करंट इन्वेस्टमेंट में सेम आपका इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, ये सब आ जाएगा। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगी, स्टोर आ जाएंगे, फिनिश गुड्स आ जाएंगी, लूज टूल आ जाएंगे, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, ये सब है।
कैश इन बैंक बैलेंस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, सिक्योरिटी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब बैलेंस शीट आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जो आइटम है उनकी भी एक्सप्लेनेशन करनी है कि इस आइटम के नीचे क्या क्या आ रहा है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, तो इसमें दोनों चीज़ें करनी है आपको। बैलेंस शीट तो करनी ही है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी करना है। ठीक है, फिर इसके साथ में ये न्यूमेरिक दिया होगा, ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक बस आइटम्स को एज इट इज़ पुट करके लिखा है। ठीक है, फिर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। कैश फ्लो में हमारी 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है कि भाई हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि पैसा हमने कहाँ लगाया, कहाँ से रिसीव किया। और फाइनेंसिंग है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, कि कहाँ से पैसा हमारा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ हम जो है वो रिडम्पशन करेंगे तो पेमेंट करेंगे, है ना, इस तरह से इशू कर रहे हैं तो रिसीव करेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन ऑफ टैक्स, लॉस ऑन सेल, डिविडेंड पेड, ये सब ऐड करेंगे। और माइनस क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और फिर हमारे पास क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अगर हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे, और अगर करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो भी ऐड करेंगे। ठीक है, करंट एसेट बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटी माइनस हो रही कम हो रही है तो वहाँ पर लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नेट वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से हम अगर टैक्स माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा एडजस्टेड आइटम का, और वो हमारा नेट कैश फ्लो होगा ऑपरेटिंग आइटम्स का। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, जिसमें हमारे पास है प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शेयर, डिवेंचर, फिक्स एसेट। तो यहाँ से आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब परचेज और सेल से रिलेटेड। फाइनेंसिंग में क्या है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, डिविडेंड पेमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होंगी। और लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का उसे हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका भी इसी तरह से क्वेश्चन होगा न्यूमेरिक, ये आपने देखना है। ठीक है, आया समझ में चैप्टर? देखो करना है इसमें एक तो फॉर्मेट्स हैं, 3 फॉर्मेट आए इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तीनों फॉर्मेट एज इट इज़ आपने बिल्कुल लर्न कर लेने हैं, और इन पर बेस जो एक एक दो न्यूमेरिक है वो कर लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल करना क्या है, जो फॉर्मेट है उसी के मुताबिक आइटम्स को लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ, मिलेंगे नए सेशन में।